तो आइए जो दोस्तों जुड़ते हैं आज की क्लास से। आइए जुड़िए, लेट अस क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विथ हर्ष। जुड़िए टॉप एजुकेटर से, क्वालिटी कंटेंट से, और एक महान लर्निंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बनिए। ये शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में अनअकैडमी ने जो डिजिटल क्रांति की शुरुआत की है, इस क्रांति के वाहक बनिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इसलिए इस इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए और यूपीएससी सीएससी को क्रैक कीजिए हमारे साथ जुड़ करके। दरअसल आज के दौर में, इस डिजिटल दुनिया में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान जरूरी हो गया है। किसी भी विद्यार्थी के लिए अनअकैडमी जरूरी हो गई है। जरूरी इसलिए है कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक साथ सक्सेस का कैप्सूल कोर्स आपको अवेलेबल कराता है। यूं कहिए कि सफलता के लिए यह वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर के आपके सामने आता है। जैसे डेली लाइव क्लासेज। अब इस लाइव क्लासेज को डिजाइन ऐसे किया गया है कि आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, एंगेज रह सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, संवाद स्थापित कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इन चीजों से होता क्या है कि ये जो लाइव क्लासेज है, ये जो आपकी वर्चुअल क्लासेज है, वास्तव में या एक्चुअल क्लासेज में तब्दील हो जाती है। विद्यार्थी का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि वो किसी कक्षा में, क्लासरूम में टीचर के सामने बैठ के पढ़ रहा है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा, हर समय समय पर वीकली लाइव टेस्ट और क्विज अवेलेबल है पूरे अनअकैडमी में। और इस लाइव टेस्ट और क्विज के माध्यम से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन करता है, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करता है। इससे उसे समय समय पर रणनीतिक बदलाव करने में मदद मिलती है। स्ट्रक्चर कोर्सेज अवेलेबल है। यह स्ट्रक्चर कोर्सेज बहुत जरूरी है विद्यार्थी के लिए, इसको समझना होगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज का सिलेबस ऐसा डिजाइन किया गया है। जीएस का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो पूरे के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर कर लेता है। यूं कहिए कि सूरज के नीचे जो सब कुछ है वो जीएस है। लेकिन समस्या है, सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते। ऐसे में पाठ्यक्रम को समझना, यूपीएससी के सवालों को, पैटर्न को समझना और उनसे समझ करके एक बेहतर कोर्स की तैयारी करना, यह संभव नहीं हो पाता है। विद्यार्थी के सामने बिखराव हो जाती है, वो भटक जाता है और सफलता मेहनत के बाद भी नहीं मिलती है। इसलिए अनअकैडमी ने क्या किया है कि ढेर सारे विद्वानों से संपर्क करके, विशेषज्ञों से राय लेकर के, सवालों को देख करके, कुछ सफल प्रतियोगिताओं से संवाद स्थापित करके पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को स्ट्रक्चर्ड कोर्स के फॉर्म में विद्यार्थी के सामने अवेलेबल कर दिया है, जिससे जो कंपटीटर है, जो तैयारी करने वाला है, उसके पढ़ाई के दौरान किसी भी किस्म के बिखराव की समस्या का सामना उसे न करना पड़े। और जो चौथी चीज है वो अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का तात्पर्य यह है कि सिर्फ विद्यार्थी को, सिर्फ स्टूडेंट को, सिर्फ आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उस एक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको सारे के सारे लाइव वीडियो और रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे आपके अपने डिवाइस पर, अपने घर में, अपने समय पर। ये चीजें हैं और यही है सक्सेस का कैप्सूल फॉर, यही है वन स्टॉप सॉल्यूशन जो आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करती है। इसलिए जल्दी से जल्दी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, मुझसे जुड़िए। मैं लोकेश त्रिपाठी अपने 10 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, अपने 10 सालों के अनुभव के साथ आपकी कक्षाओं से जुड़ता हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। सोशल इकोनॉमी के क्षेत्र में एक बड़ा अनुभव है मेरा, रिसर्च स्कॉलर रहा हूं। तो मेरे अनुभव का लाभ लीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। मेरे साथ आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। इनसे पढ़िए, इनसे समझिए, इनके ज्ञान, इनके अनुभव को सीखिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो 2 प्रकार के प्रोग्राम है, कोर्सेज हैं, जो मेनली कोर्सेज तो हजारों प्रकार के आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। यूपीएससी के लिए यहाँ 2 कोर्सेज हैं, प्लस कोर्सेज और आइकॉनिक कोर्सेज। अगर हम प्लस कोर्सेज की बात करें तो प्लस कोर्सेज 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 12 महीने का है, 24 महीने का है, 36 महीने का है। थोड़ी तुलना करते हैं। 1 महीने का कोर्स लेंगे तो 9,000 रुपये फीस है। पर मंथली कितना पड़ेगा? 9,000। 3 महीने का लेंगे तो 7,500 रुपये है, 7,500 पर मंथली पड़ेगा। टोटल है 22,500। 6 महीने का लेंगे तो पर मंथली 6,750 रुपया, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा? 40,500। वैसे 12 महीने का लेंगे तो 49,500 टोटल फीस हो जाएगी, पर मंथली पड़ेगा 4,125 रुपया। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। 1 महीने में सिविल सर्विसेज की तैयारी होती नहीं है, 3 महीने, 6 महीने में होती नहीं है, 12 महीने में होती है, 24 महीने में होती है, 26 महीने में होती है। तो जो आप 1 महीने का प्रोग्राम ले रहे हैं तो पर मंथ आपका पड़ रहा है 9,000, लेकिन 12 महीने पर आ जा रहे हैं तो 4125 रुपया, आधा हो गया, आधे से कम हो गया। जो आप 36 महीने पर आ जा रहे हैं तो ये 2500 रुपया हो जाएगा, 1/4 हो गया। और इसके बाद भी जब आप रेफरल कोड लोकेश 1 इस्तेमाल करते हैं तो जो 90,000 फीस है वो आपकी 81,000 में 10% छूट मिल जाती है। 36 महीने की 2,250 रुपया पर मंथ पड़ता है, और जो 12 महीने का वो 44,500 हो जाता है, 3,713 रुपये। तो जब भी प्रोग्राम लीजिए प्लस का
प्लस का 12 महीने का लीजिए, 24 महीने का लीजिए, 36 महीने का लीजिए और साथ साथ रेफरल कोड लोकेश 1 जरूर इस्तेमाल कीजिए। उसी के साथ साथ आइकॉनिक प्रोग्राम है, ये 12 महीने का है, 24 महीने का है, 36 महीने का है। जब 12 महीने का लेते हैं तो 69,500 रुपये आपकी फीस है, पर मंथ पड़ता है 5,792 रुपये। 24 महीने का लेते हैं, देखिए कैसे घट रहा है, 4,458 रुपये, 1,07,000 फीस है। 36 महीने का लेते हैं तो बहुत घट जाता है, 3,917 रुपये पर महीने पड़ता है, 1,41,000 रुपया फीस है। अब यहां भी देखिए आपको एक और छूट मिल रही है, एक और बचत मिल रही है। रेफरल कोड लोकेश 1 इस्तेमाल कीजिए, 10% का छूट ले लीजिए। तो जो 69,500 रुपये 12 महीने की फीस थी वो 62,550 रुपये हो जा रही है। 1,07,000 जो फीस थी वो 96,300 हो जा रही है। 40 केवल 4,000 EMI पड़ रही है, मंथली पड़ रहा है। और जब 36 महीने का लेते हैं तो 1,26,900 हो जाता है। रेफरल कोड लोकेश 1 के बाद आपका 3,525 रुपया हो जाता है। तो आपको करना यह है कि कभी भी जब अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक प्रोग्राम ले तो 24 महीने से कम का कतई ना लें, ये मेरा सलाह है, ये मेरा सुझाव है। 24 महीने या उससे अधिक का ले, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का लगता ही है। इसके साथ आपको जब आइकॉनिक प्रोग्राम लेंगे तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चरल शेड्यूल, पर्सनल कोर्स, डेली मेंस, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक आपको मिलते रहेंगे समय पर कि आप क्या क्या कीजिए। ये सारी सुविधाएं हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान लेने को जरूरत है और रेफरल कोड लोकेश 1 इस्तेमाल करने की जरूरत है। अब अगर अगली बातें किया जाए, ऑप्शनल की बातें होगी कि ऑप्शनल कौन बेहतर रहेगा, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको सारे प्रकार के ऑप्शनल अवेलेबल हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, मैथिली लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, सभी प्रकार के। यानी ऑप्शनल कोर्स के भी आपको चिंतित नहीं होना है। जो आपने ऑप्शनल चुना है उसकी कक्षाएं आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेंगी। और साथ साथ इसका ड्यूरेशन भी 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। ऑप्शनल में भी यही कीजिएगा, मिनिमम 12 मंथ, मिनिमम 12 मंथ। और यहां भी फीस है, 1 महीने का 5,000, 6 महीने का 22,500, 12 महीने का 27,500। मुझे लगता है कि इससे इंडिया का सबसे कम फीस यही होगा। और यहां भी जब आप रेफरल कोड लोकेश 1 इस्तेमाल करेंगे तो 10% की छूट मिलेगी। इसलिए चाहे आपको जीएस पढ़ना हो या आपको जीएस कम ऑप्शनल दोनों पढ़ना है, बेहिचक रूप से आइए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़िए, उसका सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए और मेरा रेफरल कोड लोकेश 1 जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो आइए चर्चा को बढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है इरिगेशन, सिंचाई। यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है ये सिंचाई। ठीक, अब इस महत्वपूर्ण के मायने क्या है इसको थोड़ा सा समझना होगा। हम इसको पढ़ाने से पहले इरिगेशन का मामला क्या है इसको समझाते हैं। भारत में सिंचाई टॉपिक हमने दिया है। अब सिंचाई को किस संदर्भ में समझेंगे, थोड़ा आजाद हिंदुस्तान की स्थितियां देखते हैं। जब देश आजाद हुआ तो देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी, बात नंबर 1। और भारत में भी शहरीकरण की शुरुआत हो रही थी तो ढेर सारा लैंड अवेलेबल था कृषि के लिए, अर्थात जनसंख्या सिर्फ 33 करोड़, आज के 130 करोड़ से जरा तुलना कीजिए। और बहुत ज्यादा कृषि भूमि अवेलेबल थी खेती के लिए। आज तो बहुत कम कृषि भूमि हो गई है, क्योंकि आजादी के बाद शहरीकरण का विस्तार हुआ है, सड़कें बनी हैं, उद्योग लगे हैं, स्कूल बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, तो कस्बाई भारत का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। लेकिन आज की जब तुलना करें तो तब जनसंख्या भी कम है, लैंड भी ज्यादा है। ये दो सच है, जनसंख्या बहुत कम, कृषि भूमि ज्यादा, ये दो सच है। लेकिन तीसरा एक क्रूर सच भी है। क्रूर सच ये है कि डेली ट्रिब्यूनल एक अखबार है, पूरी दुनिया का बड़ा प्रसिद्ध अखबार है, उसने आजाद हिंदुस्तान में भारत की अर्थव्यवस्था की जब समीक्षा की तो उसने लिखा था, इस 33 करोड़ के देश में 1/3 लोग भरपेट खा सकते हैं, कुछ पहन सकते हैं और टूटे फूटे घर में रह सकते हैं, तब जब 2/3 लोग भूखे रहें, नंगे रहें और खुले आसमान के नीचे सोएं, क्योंकि हमारे पास अनाज ही नहीं था खाने के लिए। और जब आजाद हिंदुस्तान हुआ तो भारत के लोगों का पेट भरा जाए, इसलिए भारत ने अमेरिका से PL 480 का समझौता किया। और इस PL 480 के समझौते से अमेरिका ने कहा भारत को अनाज देना शुरू किया। और अमेरिका जो वो अनाज देता था जो वहां खराब हो जाता था, जिसे वो समुद्र में फेंकता था, अपनी शुअरों को खिलाने के लिए भी उस अनाज को पौष्टिक नहीं मानता था, वह अनाज देना शुरू किया, भारत का पेट भरना शुरू हुआ। इसलिए उस दौर के सबसे बड़े नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था
कि यह आजादी सही मायनों में आजादी तब होगी जब हम हर खेत को पानी पहुंचाएंगे, हर खेत को सिंचाई सुविधाओं से जोड़ देंगे। अब सोचिए, सिंचाई सिर्फ खेत में पानी ले जाने की व्यवस्था नहीं है, हिंदुस्तान में स्वतंत्रता ले जाने की माध्यम बनी। राम मनोहर लोहिया ने संसद में कहा था कि हिंदुस्तान आजाद हुआ, संविधान बन गया, लाल किले पर तिरंगा लहर गया, लेकिन हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा गांव आज भी भूखमरी में दम तोड़ रहा है। और इस किसान को, मजदूर को, गांव को भूखमरी से बाहर निकालना होगा। जिसके खेत को पानी पहुंचा दीजिए साहब, सिर्फ खेत को पानी पहुंचा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और जब ये प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा, हमारा अन्नदाता भूख से नहीं मरेगा। और हुआ भी यही। भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में ही सिंचाई के साधनों पर काम करना शुरू किया। और आज की हकीकत यह है कि 130 करोड़ का देश, यानी 33 करोड़ से कितनी गुनी, 5 गुने के आसपास जनसंख्या, 4 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। लैंड बहुत कम हो गया है क्योंकि शहरीकरण बढ़ा है, कस्बे बढ़े हैं, घर बने हैं, सड़कें बनी हैं, उद्योग लगे हैं, स्कूल हॉस्पिटल बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट बने हैं। फिर भी भारत अपना पेट भरने में सक्षम है। और इतना ही नहीं सक्षम है, भारत इतना अनाज का उत्पादन करता है कि भारत के गोदामों में जितने अनाज खराब हो जाते हैं उससे पूरे अफ्रीका का पेट भरा जा सकता है। आज भी भारत के एफसीआई के गोदाम में इतने अनाज हैं कि 3 साल तक इस देश को खिलाया जा सकता है। अभी कोविड-19 के लॉकडाउन से हम गुजर रहे हैं, 4 महीने तक इस देश में तालाबंदी रही, लेकिन इस देश में एक व्यक्ति भूखा नहीं मरा। कारण हमारे गोदाम अनाजों से लबालब भरे हुए हैं। तो हम जो अनाज में हमने आत्मनिर्भरता पाई है, भारत का पेट भरने में जो हम सक्षम हुए हैं, उसके पीछे का बहुत बड़ा योगदान सिंचाई है। कृषि, पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था की प्राण है यह सिंचाई। इसलिए यूपीएससी में बार बार सिंचाई से सवाल आते हैं। इस साल भी सिंचाई से सवाल आया था। इस साल का पेपर देखिए, इरिगेशन से एक बहुत शानदार सवाल आया था जो एकदम मॉडर्न इरिगेशन से आया था। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे सिंचाई पर, बेसिक से एडवांस को जाएंगे। और जो मेरे विद्यार्थी मुझसे रेगुलर पढ़ते रहते हैं वह जानते ही हैं, हम किसी भी कोर्स को बेसिक से शुरू करते हैं, एडवांस तक ले जाते हैं। तो हम परंपरागत सिंचाई से बात करेंगे, कुओं पर चर्चा करेंगे, नहरों पर चर्चा करेंगे, ट्यूबवेल पर चर्चा करेंगे, जलाशयों पर चर्चा करेंगे, फिर ड्रिप इरिगेशन पर चर्चा करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन पर चर्चा करेंगे, अत्याधुनिक काल की इजराइल से क्या समझौता होगा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक एक चीज को समझते हुए थोड़ी सी कुछ सूचनाओं पर हम बात करते हैं। तो क्रम से पढ़ना है। यूपीएससी में सिंचाई से प्री में भी सवाल आते हैं, मेंस में भी सवाल आते हैं। तो पहले प्री के हम फैक्चुअल की बात करेंगे, फिर मेंस के विश्लेषण की बात करेंगे। अर्थात सिंचाई का प्री और मेंस का दोनों टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे। दूसरी चीज, हम शुरू से लेकर के लास्ट तक जाएंगे, 1950 से यात्रा शुरू करेंगे और 2020 में लाएंगे। साथ साथ 2022 तक हम इरिगेशन को कहां तक पहुंचाना है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए क्रम से आगे बढ़ते हैं। तो आपकी स्लाइड पर पहले ही लिखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा देने के लिए, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना, जब भारत ने विकास का मॉडल क्या चुना, यहां रुकिए, ठहरिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर भारत ने विकास का मॉडल चुना। जब आजाद हिंदुस्तान हुआ तो उसने विकास का मॉडल चुना, और भारत ने जो विकास का मॉडल चुना वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की क्रिया को लोगों तक ले जाने पर सहमत हुआ। अर्थात भारत में विकास का वाहक कौन बना, पंचवर्षीय योजनाएं। भारत सरकार ने तय किया प्राथमिकता के क्षेत्र तय करेंगे और इसी प्राथमिकता के क्षेत्र के आधार पर 5-5 साल काम करेंगे। तो पहली पंचवर्षीय जब योजना लाई गई तो कहा गया कि पहले तो देश के अन्न आत्मनिर्भर बनाओ, पेट भरो, क्योंकि जब तक पेट नहीं भरेंगे तब तक हम विकास की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो फोकस था वो था कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या हो गया कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल उठा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हर खेत को पानी पहुंचाना पड़ेगा, अर्थात सिंचाई क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा। और इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसको कहा जाता है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना। ये भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध परियोजना का उद्देश्य ही था कि डैम बनाया जाए, नदियों का पानी इकट्ठा किया जाए और दूर दराज के क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना में ही इस पर प्रयास शुरू हो गए। अब सीधे अगर आज की समीक्षा की जाए तो हम देखते हैं कि सरकार के प्रयासों से 2 तथ्य यहां सामने आते हैं। यूपीएससी में नहीं 2 तथ्यों पर सवाल बन जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो 1947 से लेकर के अब तक भारत का जो टोटल इरिगेटेड एरिया है, जो टोटल सिंचित क्षेत्र है, उसमें 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यानी जो ये तथ्य है ये कहता है कि हमारी योजनाएं काफी हद तक सफल हुई हैं।
यानी 1947 से अब तक हमने इरिगेटेड एरिया में सिंचित क्षेत्र में 5 गुना की बढ़ोतरी की है। लेकिन दूसरा जब आंकड़ा पढ़ते हैं, तुलना करते हैं भारत के टोटल इरिगेटेड एरिया का तुलना करते हैं, तो अभी भी मात्र 46% क्षेत्र ही हैं जो सिंचित हैं और शेष 54% क्षेत्रफल वर्षा जल पर निर्भर है। अब यहां थोड़ी सी देखो, दूसरा फैक्ट बहुत शानदार नहीं है। अब यहां थोड़ा सा एक कंफ्यूजन किसी विद्यार्थी को हो जाए कि सिंचित एरिया क्षेत्रफल कहते किसे हैं, इरिगेटेड एरिया कहते किसे हैं। तो याद रखो, यहां एक फार्मूला जान लो। देश में जहां जहां कृषि होती है, यानी देश के पास कितनी कृषि भूमि उपलब्ध है, यानी कितने क्षेत्रफल पर खेती होती है। अब जहां खेती होगी पानी तो होगा, लेकिन पानी क्या है, वर्षा का पानी है। तो अगर 100% खेती किससे होती है, वर्षा के पानी से होती है, तो उसे क्या कहते हैं, 100% जो कृषि है, सिंचाई, वह वर्षा जल पर निर्भर है। लेकिन इसी 100% में हम करें क्या, अगर अपने 46% खेतों तक कृत्रिम साधनों से सिंचाई को पहुंचा दें, कृत्रिम साधनों से क्या कर दें, सिंचाई को पहुंचा दें, चाहे हम नलकूप से पहुंचाएं, चाहे तालाब से पहुंचाएं या नहर से पहुंचाएं, अगर हम कृत्रिम साधनों से सिंचाई को पहुंचा दें तो उसे कहते हैं सिंचित क्षेत्रफल। यानी जितने क्षेत्रफल पर कृत्रिम साधनों से सिंचाई होती है उसे ही इरिगेटेड एरिया या क्षेत्र सिंचित क्षेत्रफल कहते हैं। तो आज के हिंदुस्तान का सच ये है कि कुल भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो 54% क्षेत्र वर्षा जल पर निर्भर है और 46% क्षेत्र तक हमने कृत्रिम साधनों से, सिंचाई के साधनों से पानी को पहुंचा दिया है। ये 3 फैक्ट हैं, यहां से आप याद रखिएगा और एक बैकग्राउंड समझिएगा। अब सिंचाई की बात हम करते हैं, कुछ अन्य आंकड़ों की बात करते हैं और फिर सिंचाई के साधन महत्वपूर्ण क्यों हैं, अभी तुरंत इस पर चर्चा करेंगे। तो भारत में सिंचाई के लिए कुछ सच फैक्ट देखते हैं। जो साधन है वो कुआं है, तालाब है, नहर है, नलकूप है, यानी 4 हैं, कुआं, तालाब, नहर, नलकूप, ये तो सिंचाई के साधन है। तो 4 याद हो गया। अब अगर थोड़ा राज्यों का आंकड़ा देखें तो जब सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य की हम बात करते हैं तो उसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। पहले नंबर पर कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, तीसरे पर पंजाब आता है, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। यानी क्रम याद रखिएगा क्षेत्रफल के मामले में कि किसी भी प्रदेश का जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कितने तक हमने कृत्रिम साधनों से कुआं, तालाब, नहर और नलकूप से सिंचाई पहुंचाई है, तो उसके मामले में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर पंजाब, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर हम प्रतिशत में निकालें कि टोटल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हमने इरिगेशन को पहुंचा दिया है, जब परसेंटेज निकाले तो पंजाब नंबर 1 पर पहुंचता है, 97% हिस्सा सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब कहोगे पंजाब में मामला कैसे बढ़ गया, तो दरअसल जब भारत में 67 में 1967 में हरित क्रांति लाई गई, ग्रीन रिवोल्यूशन लाई गई, तो ग्रीन रिवोल्यूशन 3-4 चीजों पर आधारित थी। पहला, सिंचाई के साधनों का विस्तार करना है, दूसरा उन्नत किस्म के बीज लाना है, तीसरा कृषि का मशीनीकरण करना है, और चौथा केमिकल फर्टिलाइजर्स की व्यवस्था करनी है, रासायनिक खादों की व्यवस्था करनी है। हरित क्रांति के ये 4 पिलर थे। इन्हीं 4 पिलरों के आधार पर हरित क्रांति शुरू की गई थी। और हरित क्रांति जब शुरू की गई थी तो जो पहला प्रोजेक्ट चुना गया, जिस राज्य को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था, वो था पंजाब। तो चूंकि प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था, उत्साह अधिक था, किसी भी कीमत पर हरित क्रांति को सफल बनाना था, तो पहला राज्य होने के नाते पंजाब में सिंचाई के साधनों का ज्यादा विस्तार हो गया, सिंचाई के मशीनीकरण, कृषि के मशीनीकरण का ज्यादा विस्तार हो गया, फर्टिलाइजर का ज्यादा विस्तार हो गया। इसलिए आप देखोगे कि जब हम सिंचाई का परसेंटेज निकालते हैं तो भी पंजाब नंबर 1 पर है, कृषि के मशीनीकरण का परसेंटेज निकालते हैं तो भी पंजाब नंबर 1 पर है, हम केमिकल फर्टिलाइजर का पर हेक्टेयर जब उपयोग निकालते हैं तो भी पंजाब नंबर 1 पर है, हम जब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी मतलब 1 हेक्टेयर में कौन ज्यादा उत्पादित करता है, तो भी पंजाब नंबर 1 पर है। यह सब सारी चीजें इसलिए है क्योंकि सिंचाई का हरित क्रांति का जो पहला पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था वो पंजाब में चलाया गया था। बार बार इससे सवाल पूछते हैं, इसलिए हमने विस्तार से कर दिया। क्लियर हो गया, किसी को कोई समस्या यहां तक एनी प्रॉब्लम? अब देखो, अब थोड़ा असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर राजस्थान राज्य है। यहां थोड़ा दुख करने वाली बात है क्योंकि महाराष्ट्र को तो सिंचित होना चाहिए, हाँ राजस्थान है, सही है, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान है
वह खेती वहां होती ही नहीं है। पूर्वी राजस्थान में तो हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई, और पूर्वी राजस्थान का जो राजस्थान का पूर्व वाला हिस्सा है, जब से इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट बन गया और नहर प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ, तब से पूर्वी राजस्थान में उपज बढ़ गई। पश्चिमी राजस्थान में खेती होती नहीं है, जैसलमेर इत्यादि के क्षेत्रों में। तो अगर क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान आए तो बात सही है, लेकिन थोड़ा भारत में जो सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र है, यह थोड़ा दुखदाई है। सरकार को इस पर कोशिश करनी चाहिए कि महाराष्ट्र में तेजी से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो। फिलहाल ये आंकड़े आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए जरूरी है। अब आंध्र प्रदेश हाल के दिनों में सिंचाई के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ठीक, बहुत जल्दी नंबर 1 भी होगा, अभी तीसरे नंबर पर नहरी सिंचाई में पहुंच चुका है। उसका कारण क्या है कि आंध्र प्रदेश में जो 2 नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा नदियां, इस गोदावरी और कृष्णा नदियों से अनेक नहरें निकाली गई, और आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस पर बहुत काम किया, और गोदावरी और कृष्णा नहरें से जो अनेक नदियां निकाली गई, उनका परिणाम यह हुआ कि नहरी सिंचाई के मामले में आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इन डाटों को याद रखिएगा, इन आंकड़ों से यूपीएससी बार बार सवाल बनाती है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, क्योंकि तालाबों से जो सिंचाई होती है भले ही सबसे कम होती है, लेकिन दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई के कृत्रिम साधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बार बार यूपीएससी या तमाम स्टेट पीसीएस इस दक्षिण भारत के तालाबों से सवाल बनाते हैं, इसलिए यहां हम थोड़ा सा तालाबों पर ही चर्चा करेंगे। ठीक, और उस पर चर्चा करेंगे कि कृत्रिम सिंचाई भारत के लिए क्यों जरूरी है। तो देखो, भारत में दक्षिण भारत में पारंपरिक रूप से ही तालाबों से सिंचाई की जाती है। आप जब देखोगे चोलों का शासन, चालुक्यों का शासन, आप जब इतिहास में जाओगे तो दक्षिण भारत में बहुत महान साम्राज्य मिलते हैं। सबसे महान साम्राज्य कौन था? चोल शासन। तो चोल शासन में प्रत्येक राजा अपनी विजय की स्मृति के रूप में या तो मंदिर बनवाता था या तो तालाब बनवाता था। जैसे बृहदेश्वर मंदिर है, विजय का स्मारक है, तो बृहदेश्वर मंदिर के बगल में चोलों ने तालाब भी बनवाया है। साथ साथ दक्षिण भारत में जितने बड़े मंदिर हैं, सारे मंदिर, पूरे के पूरे जो मंदिर थे दक्षिण भारत के, ये धार्मिक केंद्र नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक भी केंद्र थे। तो आप देखोगे जब पढ़ोगे इन मंदिरों का इतिहास, प्रत्येक मंदिर स्कूल भी चला रहा है, अस्पताल भी चला रहा है, साथ साथ प्रत्येक मंदिर सिंचाई के साधनों का विस्तार कर रहा है। यानी प्रत्येक मंदिर तालाब जरूर खुदवाता है। एवं लोक जीवन में तालाब खुदवाना बहुत पुण्य का काम माना जाता था, बहुत पुण्य का काम माना जाता था। जब लोग कोई परोपकार का काम करना चाहते थे तो वो लोग तालाब खुदवाते थे। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत के धर्म शास्त्रों में बहुत कठोर दंड उस व्यक्ति को दिया गया है जो तालाब के पानी को गंदा करता है। अर्थात सिंचाई का एक परंपरागत साधन जो तालाब है, पानी का एक परंपरागत साधन जो तालाब है, वो दक्षिण भारत में बहुत प्रतिष्ठित रहा है। चाहे धर्म के मामलों में देख लिया जाए, चाहे राजनीति के मामलों में देख लिया जाए, चाहे समाज के मामलों में देख लिया जाए, तमाम अभिलेख आपको मिलेंगे जो तालाबों की महत्ता को स्थापित करते हैं। और आज भी दक्षिण भारत में सर्वाधिक सिंचाई, जो कृत्रिम साधनों वाली सिंचाई हो, तालाबों से होती है। उसका कारण है कि पहला बात, नदी में पानी तो है, कुछ ही नदियों में है, सारी नदियों में तो है नहीं, क्योंकि वहां मौसमी नदियां हैं। तो भूमि की पथरीली है, दक्षिण भारत की ढेर सारी भूमि पथरीली है। अब पथरीली भूमि के कारण यहां नहरें बनाना आसान नहीं होता है, पहली बात। दूसरी चीज, एक तो नहरें बनाना कठिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कश्मीर में, अभी जम्मू कश्मीर में अटल सुरंग बनाई गई है, पूरे के पूरे 9 किलोमीटर पहाड़ को खोद करके, खुदाई करके सुरंग बना दी गई, तो जमीन के भीतर इनको खोद करके नहरें क्यों नहीं बनाई जा सकती? तो एक तो बहुत महंगा है, बहुत कठिन है। दूसरा, यदि हम बना देते हैं इन पहाड़ी क्षेत्रों में नहरें, तो नहरें बनाने के दौरान इस नहरों में सूक्ष्म दरारें पाई जाती हैं। वहां के पत्थरों की बनावट ऐसी है कि छोटे छोटे में क्रैक कर जाते हैं, और जब सूक्ष्म दरारें पाई जाती हैं तो धीरे धीरे पानी रिसता है, और इससे उन नहरों को टूट जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। तो पहली चीज नहर के मामले को देख लिए, एक तो बनाना आसान नहीं है, बनते हैं तो दरारें पड़ जाती हैं। एवं भूमि की पथरीली है, तो यहाँ कुआं खोदना बड़ा दुष्कर कार्य है। भूमि पथरीली होने के कारण यहाँ कुआं खोदना अत्यंत दुष्कर कार्य है, इसलिए कुएं भी नहीं खोदे जा सकते हैं। तो कुएं का मामला समझ गए, नहरों का मामला समझ गए। रही बात नदियों की, तो दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। जब मानसून आता है, 4 महीने का बरसात का सीजन आता है, तो इस मौसमी ढेर सारा पानी नदियों में हो जाता है। यानी मौसमी नदियां तो 4 महीना ढेर सारा पानी रहेगा, तो नहरों में भी ढेर सारा पानी रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या?
अब होता क्या है कि नदियों में मानसून काल में तो पर्याप्त जल रहता है, किंतु जो मानसून समाप्त हुआ धीरे धीरे नदियों का जल कम होता जाएगा, तो नहरों का जल कम होता जाएगा। और जो सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विस्तार क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जब बारिश का मौसम न रहे तो भी खेतों को पानी मिल जाए। 4 महीने तो भारत में मानसून ही पर्याप्त रहता है, लेकिन शेष 8 महीने भारत में वर्षा नहीं होती है, और इस शेष 8 महीने में कृषि कार्य को करना है तो खेत को पानी चाहिए, और इसीलिए तो कृत्रिम साधनों का विस्तार किया जाता है। तो जब नहरें अगर हम खोद भी देंगे तो नहरों में भी तो 4 महीने ही पानी रहेगा, और तब पानी रहेगा जब पानी की जरूरत नहीं है, तो इसलिए नहरें बहुत प्रासंगिक भी नहीं है। अब रही बात तालाब के कारण, तो दक्षिण भारत के तालाबों में देर तक पानी रहता है, क्योंकि धरातल चट्टानी है, और चट्टानी होने के कारण इन तालाबों से जल का रिसाव नहीं हो पाता है। इन्हीं कारणों से दक्षिण भारत में सिंचाई में तालाबों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम यहाँ चर्चा इसलिए कर रहे थे कि यूपीएससी बार बार सवाल पूछती है कि जहां उत्तर भारत में तालाब अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं, सिंचाई के साधनों के लिए तालाबों का उपयोग नहीं हो रहा है, वहीं दक्षिण भारत में तालाब प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है, इस पर एक समझ विकसित करने की जरूरत होती है जब हम इरिगेशन पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल इससे पूछते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। अब अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो देश में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आंध्र प्रदेश में होती है। तालाब के अगर आंकड़े की बात की जाए तो सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। और उसके बाद दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु है वो सेकेंड नंबर पर है तालाबों से सिंचाई के मामलों में। रही बात महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पहाड़ों के कारण मानसून नहीं पहुंच पाता, जमीन पथरीली है तो छोटे ही मात्रा में, लेकिन महाराष्ट्र और राजस्थान में भी कुछ क्षेत्र हैं जहां तालाबों से सिंचाई होती है। यह रहा तालाबों का कॉन्सेप्ट, और यही रहे तालाबों से जुड़े आंकड़े। तो क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को तालाब का मामला क्लियर हो गया। ठीक, अब इस तालाब के मामले को क्लियर होने के बाद अब हम करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। अब विस्तार से चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम मॉडर्न पर आ जाएंगे, स्प्रिंकल इरिगेशन पर आ जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे ड्रिप इरिगेशन पर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर आएंगे। तो जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है, तो यहां से 2 सवाल आपको मैं यही याद करा देता हूं। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन जो इंडिया में है, सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? नहरों द्वारा कितना परसेंट की जाती है? 31.4%, कुओं द्वारा 22.1%, तालाबों द्वारा 4.7% और नलकूपों द्वारा 36.6%। ये एक आंकड़ा है जिसको याद रखना है। मिलान कराने को यहां से सवाल बनता है किससे कितना परसेंट, तो मिलान कराइएगा। दूसरी चीज यहां से क्रम से सजाने का सवाल पूछता है। तो अगर पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर पर सिंचाई किसके द्वारा हो रही है पूरे भारत में, तो 36.6% के आंकड़े के साथ नलकूप क्या है? पहले रैंक पर है। वहीं 31.4% के आंकड़े के साथ नहर क्या है? दूसरे रैंक पर है। 22.1% के आंकड़े के साथ कुआं क्या है? तीसरे रैंक पर है। 4.7% के आंकड़े के साथ तालाब क्या है? चौथे स्थान पर है। तो एक क्रम से सजा लीजिएगा, क्रम से याद कीजिएगा। पहले नंबर पर नलकूप है, दूसरे नंबर पर नहर है, तीसरे नंबर पर कुएं हैं, चौथे नंबर पर तालाब हैं। यह है इरिगेशन से जुड़े आंकड़े। बात नंबर ये कंप्लीट हो गई। ठीक, अब थोड़ा और कुछ देखा जाए। नहरें धीरे धीरे भारत में सिंचाई का मुख्य साधन बनती जा रही हैं, क्योंकि समतल भूमि है। अगर भूमि समतल हो, नदियों में पानी हो, तो बांध बनाकर के नहरों के माध्यम से निरंतर जल की आपूर्ति की जा सकती है। और एक और कारण है, वो यहां लिखी नहीं, उसको समझिए। बिजली की जरूरतें भी इससे पूरी हो जाती हैं। जैसे नदी में पानी है, डैम बना दिया, बांध बना दिया, पानी को रोक दिए, टरबाइन मशीन लगा दिए, तो हम रुके हुए पानी से क्या बना रहे हैं? बिजली बना रहे हैं। पानी को हाई प्रेशर से नीचे गिराते हैं, तो जब पानी गिर रहा है बिजली बना ले रहे हैं, और साथ साथ सिंचाई सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं। यानी ये देखा जाए कि जो बड़े डैम प्रोजेक्ट हैं उनसे सिंचाई तो मुफ्त में हम कर लेते हैं, सारा का सारा जो खर्च है वह उनसे इलेक्ट्रिसिटी से ही निकल जाता है। इसलिए बड़े बांध बड़े फायदेमंद होते हैं। आप देखते होंगे जब कोई बड़ा डैम बनता है, जैसे अभी सरदार सरोवर डैम बन रहा है, तो 2 आंकड़े आते हैं कि बिजली कहां तक जाएगी, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो किनको मिलेगी, और उसके सिंचाई के साधन कहां कहां नहरों में पानी जाएगा। इसलिए नहरों का मामला बढ़ता जा रहा है। उसका कारण यह है कि अगर टोटल लागत देखी जाए तो एक डैम में बनाने में जितनी लागत आती है वो लागत वसूल हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी से। देश की विद्युत की जरूरत भी पूरी हो जाती है और देश की पानी की भी जरूरत पूरी हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे भारत तेजी से नहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, डैम प्रोजेक्ट की ओर बन रहा है। इसलिए
जो भविष्य होगा वो नहरी सिंचाई का बहुत उज्जवल है। तो एक बात तो ये रही। अब थोड़ा सा नहरों के बारे में देख लिया जाए तो कुछ उत्तर भारत की नहरें हैं, जैसे पश्चिमी यमुना नहर, सरहिंद नहर, ऊपरी बारी दोआब नहर, भाखड़ा नांगल बांध की विद्युत नहर, गुड़गांव नहर परियोजना, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, बेतवा नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वही राजस्थान वाली है जिसने राजस्थान को हरा भरा कर दिया। तो ये तो रही बातें नहरीकरण की, और ये रहे छोटे छोटे फैक्ट जो प्रीलिम्स के हिसाब से जरूरी हैं। अब आइए थोड़ा विश्लेषण की ओर चलते हैं, ठीक। और यही विश्लेषण की ओर धीरे धीरे इसी विश्लेषण को करते हैं हम करंट अपडेट पर आ जाएंगे। सिंचाई में करंट अपडेट क्या क्या है इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करें, और इस तरह हम सिंचाई के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करें, ठीक। तो भारत में जब हमने पहला आज की क्लास शुरू की तो हमने क्या कहा था कि भारत में सिंचाई के साधनों के विस्तार का काम किसने किया? योजनाओं के माध्यम से किया गया। तो योजनाएं कौन बनाता था? योजना आयोग बनाता था। तो सिंचाई के बारे में जितनी अध्ययन होगी शुरू में कौन करेगा? योजना आयोग करेगा। और अब कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। तो अगर कभी पहले का सवाल आए कि सिंचाई के बारे में योजनाएं कौन बनाता था, पहले कौन बनाता था? योजना आयोग। अब कौन बनाता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बनाता है, लेकिन सलाहकार की भूमिका में कौन आ गया है? नीति आयोग। तो समझना तीन बातें यहां से। पहले सिंचाई की परियोजनाएं योजना आयोग बनाता था, अब कौन बनाता है? तो अब सीधे सीधे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बनाता है। दो बातें। हाँ, अब सिंचाई के मामले में सलाहकार की भूमिका में नीति आयोग आ गया है, क्योंकि योजना आयोग की जगह ले ली है नीति आयोग ने, और नीति आयोग की पूरी भूमिका सलाहकारी हो गई। क्लियर हो गया? तो योजना आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं को तीन भागों में बांटा है भारत की: बृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं। तीन भागों में बांटा है। तो अब देखते हैं योजना आयोग क्या क्राइटेरिया रखता है। यूपीएससी में ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं कि योजना आयोग के आधार पर, योजना आयोग के मापदंडों के आधार पर, और भले ही योजना आयोग नहीं रहा, नीति आयोग आ गया, लेकिन सिंचाई के लिए योजना आयोग ने जो मापदंड तय किए थे वो आज भी है। तो योजना आयोग के मापदंडों के आधार पर एक सवाल बनता है कि किसे बृहद सिंचाई परियोजना कहेंगे, किसे मध्यम कहेंगे, किसे लघु कहेंगे। तो थोड़ी इनकी एक एक परिभाषा समझ लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बृहद सिंचाई परियोजना, योजना आयोग कहता है कि ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिससे कम से कम, वे सिंचाई परियोजनाएं जो कम से कम 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करती हैं, बृहद सिंचाई परियोजनाओं में गिनी जाती हैं। यानी जब किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो देख लेते हैं इससे कितना पानी आएगा और वह पानी कितने खेत की सिंचाई कर देगा। तो अगर इतना पानी आ रहा है कि जो खेत की सिंचाई कर रहा है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक, वो 20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, 1,00,000 हेक्टेयर भी हो सकता है। सरदार सरोवर परियोजना लाखों हेक्टेयर की सिंचाई कर रही है। यानी 10,000 हेक्टेयर से अधिक इरिगेटेड भूमि को ज्यों क्रॉस करेगा कोई भी परियोजना, वह किस में शामिल हो जाएगी? वह बृहद सिंचाई परियोजना में शामिल हो जाएगी। जैसे इस देश के जितने बांध हैं, चाहे भाखड़ा नंगल बांध हो, चाहे बागलीहार परियोजना हो, चाहे टिहरी परियोजना हो, एवं बड़े बांधों से निकाली गई जितनी भी नहर परियोजनाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, शारदा नहर परियोजना है, ये सारी की सारी परियोजनाएं बृहद सिंचाई परियोजनाओं में शामिल की जाती हैं, क्योंकि इनका जो इरिगेटेड एरिया है, इनका जो सिंचित क्षेत्रफल है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। तो मुझे उम्मीद है योजना आयोग की जो परिभाषा है बृहद सिंचाई परियोजना की आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। ठीक, तो ये सिंचाई परियोजना है, समझना, जिसके जो सिंचित क्षेत्रफल का एरिया हो 2,000 हेक्टेयर से अधिक हो और 10,000 हेक्टेयर से कम हो। यानी 10,000 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बृहद हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कितना हो? 10,000 हेक्टेयर हो, और मिनिमम कितना हो? 2,000 हेक्टेयर हो। तो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच का जब कोई परियोजना इतने खेत की सिंचाई कर रही है जिसका टोटल क्षेत्रफल 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच आए, टोटल इरिगेटेड एरिया 2,000 से 10,000 के बीच आए, तो उसे हम कहते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। ठीक, जैसे छोटी नहरें, इन छोटी नहरों को मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत शामिल किया जाता है। देश में जितनी छोटी छोटी नहरें हैं सबको मध्यम सिंचाई परियोजना में शामिल किया जाता है। तो याद रखना, योजना आयोग का जो मध्यम सिंचाई परियोजना का आंकड़ा है वो है 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब अगली बात तीसरे नंबर पर है लघु सिंचाई परियोजनाएं। ठीक,
तो भारत में 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र को सिंचित करने वाली परियोजना को हम कहते हैं लघु सिंचाई परियोजना। तो यहाँ थोड़ी एक क्रक्स और आएगा, बड़ी मजेदार चीज आएगी। यहाँ से जब यूपीएससी सवाल बनाएगी तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो पहली बात क्रक्स क्या है समझाता हूँ। यानी जब किसी भी परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कब कहा जाएगा, जब उसका टोटल सिंचित क्षेत्रफल 2000 हेक्टेयर से कम हो, बात नंबर 1। तो इसमें क्या क्या शामिल किए जाते हैं, इसमें तालाब शामिल किए जाते हैं। तालाब किस में आ जाएंगे, लघु सिंचाई परियोजना में। नलकूप किस में आ जाएंगे, लघु सिंचाई परियोजना में। कुआं किस में आ जाएगा, लघु सिंचाई परियोजना में। और जो मॉडर्न आधुनिक काल की जो सिंचाई सुविधा है जिसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, ड्रिप सिंचाई कहते हैं, वो किस में आ जाएगी, लघु सिंचाई परियोजना में। अब मामला तो यहां है, भले ही इसका नाम लघु है, भले ही ये छोटी परियोजनाएं हैं, भले ही ये कम खर्च की परियोजनाएं हैं, लेकिन खेतों तक पानी पहुंचाने में, किसी को सशक्त करने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं लघु सिंचाई परियोजनाओं की रही है। कभी कभी जिनका नाम लघु होता है वो काम बड़ा कर देते हैं। रहीम जी ने कहा था ना, सत सैया के जावरे जो नावे को तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ऐसे ही नाम छोटा है, लेकिन टोटल देश की इरिगेटेड एरिया को देखते हैं तो भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल इन्हीं लघु परियोजनाओं की देन है। यानी कुल भारत की सिंचाई को जब देखते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में सिंचाई, सर्वाधिक खेतों में पानी इन्हीं लघु परियोजनाओं से पहुंचाई गई है। तो यहाँ कंफ्यूज न होना, एक बात पूछी जाती है कि कौन लघु परियोजनाओं में शामिल है, तो ये आंकड़े मत भूलना, नलकूप, कुआं, ड्रिप। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किसके तहत शामिल है, लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो यहां से एक सवाल बन जाएगा, समझना। सवाल बनेगा यूपीएससी में कि भारत में सिंचाई से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्रफल को पानी पहुंचाने वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजनाएं कहा जाता है। दूसरा, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल तक पानी पहुंचाने का काम लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा हुआ है। अब कहेगा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो ये दोनों फैक्ट जो लोग मूल कॉन्सेप्ट से जोड़कर इस फैक्ट को नहीं पढ़े होंगे उनको लगेगा जब पहला सही है दूसरा कैसे सही हो सकता है, और जब दूसरा सही है पहला कैसे सही हो सकता है। यानी इसमें कोई एक ही कथन सही है, कोई एक कथन गलत है। तो जिसको दूसरे के बारे में जानकारी रहेगी वो पहले को गलत मान लेगा, जिसको पहले की जानकारी रहेगी वो दूसरे के बारे में गलत मान लेगा। लेकिन जिसको पूरा का पूरा इरिगेशन का कॉन्सेप्ट पता होगा वो क्या कहेगा, दोनों सही है। एक परिभाषा की बात कर रहा है, एक एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात कर रहा है। समझ गए, तो इस कथन में क्या है, दोनों सही है। यानी उत्तर क्या होगा, अगर विकल्प बना दिया है कि ए सिर्फ पहला सही, बी सिर्फ दूसरा सही, सी पहला और दूसरा दोनों सही, डी पहला दूसरा दोनों गलत, तो उत्तर क्या सही होगा, सी। क्लियर हो गई बात, किसी को कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम। अब आ गया, अब एक सिंचाई का नया साधन आया है, सिंचाई का एक नया साधन आया है जिसे कहते हैं सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन। और 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई है। इसमें क्या किया जाता है, पाइप के लाइन, सिंपल समझा रहा हूं फिर इसका एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इसमें क्या किया जाता है, पाइप लाइन के माध्यम से पानी, किसी भी आप पंप चला रहे हो, जैसे मान लो नलकूप खोद दिया, गाड़ दिया, तो नलकूप से सीधे पानी खेत में नहीं लाओगे, नलकूप से पानी टंकी में लाओगे, टंकी से पानी पाइप के रास्ते खेत में ले जाओगे, और खेत से वहां क्या किया जाता है कि ढेर सारी पाइपें बिछा दी जाती है। अब यदि स्प्रिंकल सिंचाई अभी मैं पढ़ाऊंगा तो फव्वारे से सिंचाई होती है, ड्रिप इरिगेशन में जड़ों में सीधे पानी जाता है। यानी जब पानी सीधे सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचा दिया जाए, पानी बगैर नष्ट हुए पहुंचा दिया जाए, तो उसे कहते हैं माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई। अब इसके फैक्ट को बताने से पहले एक सवाल आएगा, आ रहा है, कई एग्जामों में धीरे धीरे पूछ रहा है, और वो है कि इस माइक्रो इरिगेशन की भारत को जरूरत क्यों है। तो याद रखना, माइक्रो इरिगेशन की 3-4 कारणों से जरूरत है। मुख्य परीक्षा का सवाल आने वाला है, और प्री में भी जैसे इस बार सिंचाई से एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ दिया था, कोई कर ही नहीं पाया, मुझे अब तक विद्यार्थी नहीं मिला जो कर लिया हो। ठीक, सिर्फ जो मुझसे कैप्सूल कोर्स में जो पढ़े होंगे वही कर पाए होंगे, क्योंकि कैप्सूल कोर्स में हमने उसको भी पढ़ा दिया था प्रीलिम्स के टाइम में जो हो रहा था। जो मेरे विद्यार्थी जो इस वीडियो को रेगुलर देखते हो समझते रहे होंगे, हम किसी भी टॉपिक को बेसिक टू एडवांस लेकर के जाते हैं। तो सूक्ष्म सिंचाई का कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत जल्दी से सवाल आ रहा है। देखो, पहली बात ये, हमने सिंचाई साधनों का विस्तार किया, नहर को खेतों तक लेकर गए,
विशेष करके नलकूप को खेतों तक लेकर गए। अब नहर से जो सिंचाई आ रही है, सस्ता पानी मिल रहा है, तो नहर के किनारे जिसका खेत है खूब नहर से पानी डाल रहा है। अब हुआ क्या कि जितनी खेत को पानी चाहिए थी उससे ज्यादा पानी हमने खेतों को पहुंचा दिया। इससे दो नुकसान हुआ, हमारा पानी नुकसान हुआ, और खेतों को जब अधिक पानी मिल गया तो हुआ क्या कि जब खेतों को अधिक पानी, हमेशा पानी लगता है, तो एक कैपिलरीज रिएक्शन होता है, ठीक, एक केशिकत्व की क्रिया होती है। इससे क्या हुआ, मिट्टी के भीतर के जो लवण थे, साल्ट थे, धीरे 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 मिट्टी के ऊपर आ गए। यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, मिट्टी के साल्ट थे धीरे धीरे ऊपर आ गए, यानी मिट्टी जो हो गया, साल्ट की मात्रा अधिक हो गया, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो गई। अर्थात नहर से पानी तो ले गए, पानी भी ज्यादा ले गए, और मिट्टी के उपजाऊ क्षमता को भी हमने अंतिम रूप से क्या कर दिया, कम कर दिया। और शुरुआत में नहरों के लिए में जो खेत ज्यादा मिले वहां ज्यादा पानी मिल गई, दूर दराज जाते हुए नहरें सूख गई, पानी ही नहीं मिली। यानी इस सिंचाई से फायदा कम किया, नुकसान ज्यादा कर लिया। ये नहरों का एक नेगेटिव इफेक्ट लोगों ने बना दिया। दूसरी, नलकूप खेतों में गाड़ दिए। उत्तर भारत जहां वर्षा अधिक है, यूपी, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल इत्यादि क्षेत्र है जहां वर्षा अधिक है, पानी खूब रहता है, नलकूप गाड़ दिए। अब नलकूप लगा दिए तो लेकिन सरकार क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी देती है, यानी किसान को बिजली फ्री में मिलती है। मैक्सिमम प्रदेशों में फ्री में मिलती है, कुछ ही प्रदेश हैं जो पैसा लेते हैं और बहुत कम पैसा लेते हैं। तो किसान को लगता है बिजली बहुत सस्ती है, तो करना क्या, मोटर चला दो, खेतों में पानी भर रहा है। उसको ये लगता है कि पानी हमेशा लाभदायक ही है, लेकिन पानी हमेशा लाभदायक नहीं है। इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हम जमीन से पानी निकाल लिए, नलकूप लगाए, बहुत ज्यादा जमीन से पानी निकाल लिए, पूरा का ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। भारत में दुनिया का सबसे कम ग्राउंड वाटर का देश आज भारत बन गया है। आंकड़े आए हैं कि दुनिया में सर्वाधिक ग्राउंड वाटर वाले देशों में एक भारत भी था, लेकिन भारत अब दुनिया के सबसे कम ग्राउंड वाटर वाले देशों में शामिल होता जा रहा है। कारण क्या, नलकूपों से हमने अंधाधुंध सिंचाई की है, एक बात ये। अब इस ग्राउंड वाटर में कमी से इफेक्ट क्या आएगा, मानसून ठीक आ रहा है तो ठीक है, चलो भाई ज्यादा पानी निकाल रहे हैं, इसी साल वर्षा हुई है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, लेकिन मानसून ही तो है, धोखा दे गया। तो अगर एक साल भी या 2 साल भी मानसून थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, जो अभी 3 साल पहले हो गया था बुंदेलखंड में, आपको याद होगा, कृषि तो छोड़िए, लोगों को पानी पीने के लिए ट्रेन से पानी सप्लाई करना पड़ा था। महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में भारत सरकार ने जिस टैंकरों में पेट्रोलियम धुलवाती है उसे धुला करके वहां से पानी सप्लाई किया। तो खेती के छोड़िए, जानवरों के छोड़िए, जब मनुष्यों को पीने का पानी ट्रेन से सप्लाई किया जाता है, मालगाड़ियों से सप्लाई किया जाता है, टैंकरों से सप्लाई किया जाता है, तो सोच लीजिए पानी के कितने बड़े संकट पर हम खड़े हैं। और अगली बात, भारत सरकार की वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, एक हम आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाएंगे, जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, ठीक, बहुत जल्दी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर आपको मेरी एक क्लास मिलेगी, वाटर रिसोर्सेज। यूपीएससी में जल्दी ही सवाल आने वाला है पानी को लेकर के। दरअसल हुआ क्या है कि भारत वाटर क्राइसिस के संकट पर खड़ा है। भारत कहां खड़ा है, वाटर क्राइसिस के संकट पर खड़ा है, जल संकट पर खड़ा है। एक कमेटी बनाई गई, आप लोग इस यहां नहीं लिखा, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा, मिहिर शाह कमेटी, मिहिर शाह समिति बनाई गई, और मिहिर शाह समिति ने अपनी एक रिपोर्ट दी, समझना, यानी वाटर क्राइसिस से जुड़ी कौन सी समिति बनाई गई है, तो मिहिर शाह समिति, ये करेंट का मामला यहीं जोड़ रहा हूं, और मिहिर शाह समिति ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। मिहिर शाह, अब देखो मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं आपको माइक्रो इरिगेशन समझाने की, तो मिहिर शाह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई है और रिपोर्ट में 3-4 बातें लिखी है। पहली बात लिखी है कि भारत का ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा उपयोग हो जा रहा है, और कभी भी वर्षा नहीं हुई तो भारत में सिंचाई के लिए नहीं, पीने के पानी की समस्या तुरंत आएगी, पहली बात। दूसरी बात इस कमेटी ने लिखी है कि हम अपने ग्राउंड वाटर का उपयोग तो कर ही रहे हैं, जो हमने सरफेस वाटर है, जो तालाब है, जो कुएं हैं, जो नदियां हैं, उसके पानी को हमने इतनी तीव्रता से गंदा कर दिया है कि 2022 के बाद भारत में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस आ जाएगी, पीने के पानी का संकट आएगा, और 2022 से लेकर के 2030 तक भारत अपनी जनसंख्या के सिर्फ 50% हिस्से को ही ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करा पाएगा। जब हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर का मतलब वो पानी जिसे पीने से बीमारी न हो।
अर्थात 130 करोड़ की जनसंख्या को में हम 75 करोड़ को सिर्फ स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करा पाएंगे और 75 करोड़ को स्वच्छ पीने का पानी नहीं उपलब्ध होगा, यानी 75 करोड़ लोग बीमारियों की दहलीज पर खड़े होंगे जो गंदा पानी पीने से होगी। और जिस मुल्क का 75 करोड़ लोग बीमारियों के दहलीज पर खड़े होंगे उस मुल्क का हेल्थ सेक्टर भरभरा के जाएगा और इसका सीधे इफेक्ट प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा, जीडी पर पड़ेगा। इसलिए हमें अगर न्यू इंडिया के सपने को सजाना है, 2022 में जो नया भारत बनाना है, 2030 में दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी अगर इस देश को बनाना है, तो हमें इरिगेशन को भी लेकर के चलना होगा। आज का इरिगेशन सिर्फ खेती का मामला नहीं रह गया है। अगर इरिगेशन को हमने मैनेज नहीं किया तो पीने का पानी का संकट आ जाएगा, स्वास्थ्य सेक्टर चरमरा जाएगा और साथ साथ जो दुनिया की तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था हम बनना चाहते हैं वो सिर्फ एक दीवार स्वप्न रह जाएगा। तो इसी पानी के संकट को मैनेज करने के लिए, पानी का कम उपयोग करने के लिए, साथ साथ कम पानी में अधिक प्रोडक्शन को लाने के लिए हमने जिस तकनीकी को चुना उसे माइक्रो इरिगेशन कहा गया है, सूक्ष्म सिंचाई कहा गया है। विशेष करके इस पर इजराइल की महारत हासिल है। हमारे प्रधानमंत्री जब इजराइल यात्रा पर गए तो समझौता भी किए, जिक्र होगा, चर्चा होगी। तो आइए, ये रही बैकग्राउंड, ये रही एक समझ कि भारत को माइक्रो इरिगेशन की जरूरत क्यों है। तो अगर हम थोड़े थोड़े कुछ फैक्ट की बात करें तो ये जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, जो माइक्रो इरिगेशन का टोटल सिस्टम है, इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है, फिक्स पहुंचा दिया जाता है। इससे क्या होता है, पानी को बर्बादी रुक जाती है और हमारा जल दक्षता बढ़ जाती है। अगर एक आंकड़ा कहता है कि इस सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को हम अपना लें तो 50 से 60% पानी की बचत होती है, यानी जितने पानी में एक खेत की सिंचाई होती है उसके आधे पानी में उस खेत की बेहतर सिंचाई हो जाती है। और इस तरीके से सिंचाई करने से पौधों को रेगुलर पानी मिलता है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है, फसल की भी गुणवत्ता बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में तेजी से सुधार होता है। इसलिए सरकार ने एक मिशन ही शुरू कर दिया है, पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स, प्रति बूंद अधिक फसल। यह सरकार का एक मिशन है। यूपीएससी 2015 में इससे सवाल आया है कि प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स का नारा किस मिशन से संबंधित है और किस योजना से संबंधित है। तो यह योजना अभी हम बताएंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और उस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी आगे आएगी, जिक्र करेंगे उस पर। और उसका नारा ही दिया गया क्या, पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स। उसका नारा क्या दिया गया, पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स। समझ में आ रही बात। तो भारत सरकार ने इस सूक्ष्म सिंचाई को आगे बढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू किया है, प्रति बूंद अधिक फसल। और इसके तहत माइक्रो इरिगेशन के दो सिस्टम को अपनाया है। ठीक, एक स्प्रिंकल सिस्टम, फव्वारा विधि, और दूसरा ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई। तो फव्वारा विधि यानी हमको सूक्ष्म सिंचाई में पढ़ना है पहले स्प्रिंकल सिस्टम, फव्वारा विधि क्या है, और ड्रिप इरिगेशन या ड्रॉप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई। अब फव्वारा विधि, स्प्रिंकल विधि। फव्वारा विधि में क्या किया जाता है, खेतों में पानी पाइपलाइन से पहुंचाया जाता है और पाइप के ऊपर छतरी टाइप का फव्वारा लगा दिया जाता है, जैसे शहरों के पार्कों में होता है। इससे जब हम मोटर ऑन करते हैं तो इस फव्वारा सिंचाई विधि में पानी का हवा में छिड़काव होता है, छोटी छोटी बूंदों में फैल करके पूरे हवा में पानी फैल जाएगा। और यह कृत्रिम वर्षा जैसा होता है, यानी उस खेत में बैठ जाइए आप तो वर्षा का अनुभव होगा। तो पौधों को चूंकि छोटे, बहुत जो पानी का छिड़काव किया जाता है वो बहुत छोटे, ठीक, बहुत प्रेशर वाले नोजल से होता है, तो इसलिए होता है कि पानी बहुत महीन महीन बूंदों में बदल करके पूरे खेत में आता है। पत्तियों को भी पानी मिलता है, जड़ों को भी पानी मिलता है, मिट्टी को भी पानी मिलता है, पूरा का पूरा खेत को ऐसा लगेगा कि वर्षा हो रही है। ठीक, अब इसमें इसका फायदा क्या है कि कम पानी में ही पूरा का पूरा पूरे खेत को आवश्यक पानी मिल जा रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात। और जो पूरे के खेत को आवश्यक पानी मिल जा रहा है, खेत में हमेशा नमी बन रही है, पौधों की पत्तियों से जड़ों तक को पानी मिल जा रहा है और कम पानी में बेहतर प्रोडक्टिविटी यहां सामने आ जा रही है। इसलिए जो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में यह विधि बेहद लाभदायक साबित है। राजस्थान के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, ठीक, कई जो वृक्ष छाया प्रदेश है जहां पानी की कमी है, तो पानी के कम वाले क्षेत्रों में यह विधि बेहद लाभदायक है। क्लियर हो गया। साथ साथ कई जगह ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, कम पानी में सिंचाई हो जाती है, उनके लिए भी यह विधि यहीं से ऑप्शन बना दिया जाएगा यूपीएससी के लिए। जो बलुई मृदा है, पानी को तुरंत अवशोषित कर लेती है, कितना भी पानी डालिए कल फिर पानी डालिए, तो जो बलुई मृदा से जुड़े हुए क्षेत्र है वहां भी यह विधि बहुत जरूरी है। साथ साथ अगर कहीं उबड़ खाबड़ जमीन हो,
ठीक, ऊंची नीची जमीन हो, विशेष करके पहाड़ी क्षेत्र। पूरा नॉर्थ ईस्ट का बागवानी क्षेत्र देखिएगा आप, जब उत्तर पूर्व देखिएगा तो उसमें हॉर्टिकल्चर होता है, बागवानी की खेती होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में समतल मैदान तो है नहीं, जब समतल मैदान नहीं है तो पहाड़ियां हैं, छोटी पहाड़ी बड़ी पहाड़ी। तो वहां पहले क्या किया जाता था, वहां मेड़बंदी से कृषि की जाती थी। लेकिन मेड़बंदी से कृषि क्यों किया जाता है कि थोड़ी सी ऊंची पहाड़ी है तो मेड़ लगा दो, उसमें पानी भर दो, फिर नीची पहाड़ी में मेड़ लगा दो, पानी भरो। लेकिन अगर हम इस स्प्रिंकल विधि को ला दिए तो जो पहाड़ी को घाटियां होती हैं ऊंचे से नीचे तक की तरफ आएंगे, अच्छी पहाड़ी छिड़काव हो जाएगी और उससे प्रोडक्टिविटी तुरंत बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट बागवानी के लिए जाना जाता है, चाय की पत्तियों के लिए जाना जाता है। असम के जो चाय बागान हैं, जब से स्प्रिंकल मेथड से सिंचाई होने लगी है, फव्वारा विधि से सिंचाई होने लगी है, तब से चाय बागानों की पत्तियों की क्वालिटी बढ़ गई है। नॉर्थ ईस्ट में फूलों की खेती होती है, भारत में फूलों का बहुत बड़ा मार्केट है और फूलों की खेती में देखा यह गया है कि जब फव्वारा विधि से हम फ्लावर की खेती करते हैं तो फूल ज़्यादा ताज़े होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं। यानी हम बागवानी कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं, चाय की पत्तियों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, कॉफ़ी का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, एवं फूलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे फलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो ये फव्वारा विधि भारत जैसे देश के लिए, जहां भौगोलिक विविधता अधिक है, पानी की कमी अधिक है, ऊंची नीची जमीनें हैं, वहां के लिए स्प्रिंकल मेथड बहुत वरदान साबित हो रहा है। इसलिए भारत सरकार इसको पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स के तहत बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम? तो आगे बढ़े भाई लोग। ठीक, अब इस फव्वारा विधि के लाभ वही जो हमने समझाया। ठीक, तो इस खेतों में नालियां नहीं बनानी पड़ती है, तो जिस मिट्टी में आप नाली बना रहे थे उसी में उसमें भी फसल की रोपाई करोगे, तो यानी खेती के लिए अधिक क्षेत्रफल मिल जा रहा है। ठीक, दूसरी चीज देखा गया है कि पारंपरिक विधि में खेत में जितना पानी लगाते हैं, तो खेत में जितना पानी डालते हैं पौधे उसका 30 से 40% पानी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी पानी बर्बाद हो जाता है। वहीं देखा गया कि फव्वारा विधि से स्प्रिंकल मेथड से जो पानी डाल रहे हैं तो 80 से 90% भाग पानी का पौधों द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। अर्थात जितना पानी डाल रहे हैं पौधे इस्तेमाल करें, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। एवं जमीन को समतल करने की जरूरत नहीं पड़ती है फव्वारा विधि में। जमीन ऊंची नीची हो, ढलान वाले स्थान हो, सब में आसानी से सिंचाई हो जाती है। एवं जो फसल हैं उनमें बीमारियों और कीटों का खतरा कम रहता है, क्योंकि स्प्रिंकल्स विधि में क्या करते हैं, जिस पानी की टंकी से पानी ले जाते हैं कीटनाशकों को उसी पानी में मिला देते हैं। अब कीटनाशक में एक समस्या है, याद रखना, हम बेहतर छिड़काव नहीं कर पाते। ठीक, तो कीटनाशक को उसी पानी में मिला देंगे तो क्या होगा, पानी भी जा रहा है, कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, यानी कम कीटनाशक में हमारा काम चल गया। और जब कम कीटनाशक में हमारा काम चल गया तो दो फायदा होंगे। जब कीटनाशक अधिक हो जाते हैं तो मिट्टी को दो प्रकार का नुकसान हो जाता है। पहला, यदि कीटनाशक अधिक हो गए तो हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ, हानिकारक कीटों को मारने के साथ साथ लाभदायक कीटों, लाभदायक बैक्टीरिया, मधुमक्खियों को भी ये कीटनाशक मार देते हैं। और जब मधुमक्खियों को ये कीटनाशक मार देते हैं या लाभदायक बैक्टीरिया को मार देते हैं तो मिट्टी में ह्यूमस बनने की प्रक्रियाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मिट्टी की उत्पादकता कम होने लगती है। दूसरी चीज, कीटनाशकों में क्या होता है कि हम ज्यादा छिड़क दिए तो उपयोग हुआ नहीं, तो ये कीटनाशक पानी के रास्ते रिस रिस करके जमीन के नीचे जाते हैं। जब ये कीटनाशक पानी के रास्ते रिस रिस करके जमीन के नीचे जाते हैं तो पूरे के पूरे ग्राउंड वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं। आपको आश्चर्य होगा, WHO की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ये कैंसर स्टेट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये धीरे धीरे कैंसर स्टेट बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के ग्राउंड वाटर में कीटनाशकों की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। समझ में आ रही बात? यानी हमने खेती में उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में पानी को इतना प्रदूषित कर दिया कि गेहूं तो खाएंगे लेकिन साथ साथ कैंसर की टेबलेट भी खानी पड़ेगी। ठीक, ये खतरा हमारे जीवन के सामने बहुत बड़ा है। और सोचो, अगर हम फव्वारा विधि से खेती करते हैं तो कम कीटनाशक में का छिड़काव होता है, उनका उपयोग हो जाता है, वो ग्राउंड वाटर में नहीं जाते हैं, इससे उनको फायदा मिलता है। अगली चीज, एक बात और है, ठीक, कि जब कीटनाशक अधिक होते हैं तो पौधों की पत्तियों में जमा हो जाते हैं। आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट में इसको पढ़िएगा, कोई भी कीटनाशक खराब नहीं होता है। तो एक मान लो कोई जानवर खाए, चारा के पौधे में डाल रहे हैं, कोई जानवर खाए, इकट्ठा हो गया, धीरे धीरे जानवरों के शरीर में इकट्ठा होते हैं, जानवरों से मनुष्यों में जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के मनुष्यों और जानवरों को जो रोग होते हैं या जो जैव विविधता
दुष्प्रभावित हुई है, उसका भी एक बड़ा कारण हमारा कीटनाशकों और फर्टिलाइजरों का अनियंत्रित उपयोग है। तो फव्वारा विधि के ये लाभ हैं कि एक तरफ ये जैव विविधता को बचा रही है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को बचा रही है, कैंसर की बीमारियों से बचा रही है, कम लागत में कीटनाशक फर्टिलाइजर दोनों खेतों तक पहुंच रहे हैं, उत्पादकता बढ़ जा रही है। इसलिए न्यू इंडिया की परिभाषा जब गढ़ी गई और सिंचाई सुविधाओं की बात की गई तो उसमें कहा गया पुरानी बातें छोड़ो, अब नए की ओर चलते हैं, माइक्रो इरिगेशन को चुनते हैं, जिसमें पहला है जहां उबड़ खाबड़ मिट्टी है वहां हम स्प्रिंकल मेथड को लाएंगे और जहां समतल मिट्टी है वहां हम ड्रिप इरिगेशन को लाएंगे। तो अब ड्रिप इरिगेशन या ड्रॉप मेथड को कहते हैं, टपक विधि जिसे कहते हैं। तो हमने चर्चा शुरू में ही की थी, एक इजराइल का जिक्र किया था। तो जो टपक सिंचाई है इसका जो विकास हुआ वो 1960 के दशक में आरंभ हुआ इजराइल में। कहोगे इजराइल में क्यों हुआ? कि दरअसल कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इजराइल के लोगों को, यहूदियों को जो इजराइल नाम का देश मिला था और कुछ नहीं 40-50 किलोमीटर रेत की एक पट्टी थी। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ एक कुआं नहीं है। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पीने का एक बूंद मीठा पानी नहीं है। तो जाहिर सी बात, वो जिएंगे कैसे? तो उन्होंने विधि खोजा, तरीका खोजा। उन्होंने समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने का तरीका खोज लिया और साथ साथ पीने के लिए पानी तो खोजा ही, लेकिन समुद्री पानी से अब मिट्टी की सिंचाई तो नहीं की जा सकती है, लवण साल्ट की एक परत जमा हो जाएगी। तो उन्होंने समुद्री पानी को मीठे पानी में तब्दील किया, पुनः सिंचाई की। तो उनके पास तो पानी कम था, तो कम पानी में अधिक उत्पादन कैसे हो जा सकता है? तो इस ड्रिप मेथड को इजराइल वालों ने ढूंढ के निकाल दिया। ठीक, और 1960 के दशक में अंत में ऑस्ट्रेलिया में और उत्तरी अमेरिका में पहुंची और बहुत लोकप्रिय हुई। भारत भी, अभी भारतीय प्रधानमंत्री जब इजराइल गए, IR में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो भारत और इजराइल में जो संबंध हुए हैं, उसमें जो समझौते हुए हैं, उसमें मिसाइल कितनी लेनी है तो हुए ही हैं, ड्रोन कितना लेना है ये तो हुए हैं, स्टार्टअप में क्या लेना है तो हुए हैं। बड़ा समझौता एक ड्रिप इरिगेशन में भी हुआ है। इजराइल भारत को ड्रिप इरिगेशन की बड़ी तकनीकी दे रहा है। ठीक, इजराइल इंडस्ट्री आकर के यहाँ ड्रिप इरिगेशन के सामान बनाना शुरू कर दी है। हरियाणा में तो अप्लाई करना शुरू कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, पाइपलाइन द्वारा पौधों की जड़ों के आसपास या सतह पर ड्रिपर्स के माध्यम से पानी दिया जाता है। पूरे खेत में छोटी छोटी पाइप बिछा दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है, पक्तियों में पौधे लगाए जाते हैं, नालियों में पौधे लगाए जाते हैं। 2 नालियों के बीच में पाइप डाल दी जाती है। पौधों की जड़ों में, और पाइप का जो छिद्र होता है एक ही शेप में होता है। तो रोज 10 मिनट मोटर चला देंगे, पौधे को 10 मिनट पानी मिल जाएगा। कल गए, कल 10 मिनट मोटर चला दिए, कल पौधे को 10 मिनट मिल गया। परसों गए, परसों 10 मिनट चला दिए, परसों पौधों को मिल गया। यानी रोज रोज 10-10 मिनट करके हम सिंचाई कर देते हैं। इससे पौधों को क्या होता है, जरूरत के अनुसार पानी मिलता रहता है। क्लियर हो गई बात? और इससे क्या होता है कि इससे 50% पानी की बचत होती है। साथ साथ इसमें फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। सिर्फ फसल को पानी मिलेगा तो खरपतवार नहीं लगेंगे, फसल की गुणवत्ता में आती है। एवं इस विधि में भी, सिंचाई की इस विधि में भी हम उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कीटनाशक और उर्वरक मिट्टी में कम ही जाते हैं, वही फायदा पहुंचाते हैं जो स्प्रिंकल इरिगेशन से है। यानी मॉडर्न सिंचाई की दोनों विधियां इस युग की जरूरत है, भारत की जरूरत है, और भारत तेजी से इस पर काम कर रहा है। ठीक, तो इस ड्रॉप इरिगेशन के या टपक विधि के लाभ क्या होंगे? तो वही लाभ है, आधा पानी ही खर्च होता है, क्योंकि पानी सतह पर बहकर मृदा में जड़ से नीचे नहीं जाता। श्रम की आवश्यकता कम होती है, खरपतवार कम होते हैं। जल्दी जल्दी सिंचाई करने के कारण जड़ क्षेत्र में अधिक नमी रहती है, इससे लवणों की सांद्रता अपेक्षाकृत कम रहती है। सभी प्रकार की मृदाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि पानी को मृदा के प्रकार के अनुसार दिया जाता है। भूक्षरण की संभावना बेहद कम होती है। मृदा में नमी की कमी भी नहीं रहती है, जिसका पौधों की वृद्धि और विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ये सब इसके लाभ है, वो हमने पॉइंट इसलिए बना दिए हैं ताकि आप लिख लें। से सारी चीजें कॉन्सेप्ट में समझा दिया है। अब सिंचाई की एक मेथड है, इसी से इस बार यूपीएससी में सवाल आया है। ठीक, और जो लोग मेरे विद्यार्थी कैप्सूल कोर्स में मुझसे पढ़े थे उनको याद होगा। तो सिंचाई का एक मेथड है फर्टिगेशन मेथड। इस बार यूपीएससी के एग्जाम में इरिगेशन वाले टॉपिक से इसी से सवाल आया, और मैक्सिमम लोग इस सवाल को गलत किए। इसलिए किसी टॉपिक को जब मैं बार बार कहता हूं कि जिस टॉपिक को पढ़िए उसे बंजर कीजिए, ये तब होगा जब प्रत्येक टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक में बांटो। जैसे मान लो एग्रीकल्चर से इस बार पूरे यूपीएससी के एग्जाम में जिस सेक्शन से सबसे ज्यादा सवाल आए वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से क्यों सवाल आए? क्योंकि भारत सरकार एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा काम कर रही है। बहुत बड़ा काम भारत सरकार एग्रीकल्चर पर कम कर रही है। तो अब मान लो कोई व्यक्ति पूरी पॉलिटी पढ़ लिया तो 15 सवाल मिला पूरा। अब जनरल साइंस से सवाल ही नहीं थे,
तो पूरा जनरल साइंस पढ़ोगे तो 1-2 सवाल आएंगे, वहीं एग्रीकल्चर ढंग से पढ़ लोगे तो 10 सवाल मिल गए। और सॉल्व करने का तरीका यह है कि किसी भी टॉपिक को, बड़े टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिकों में तोड़िए और फिर छोटे छोटे टॉपिक को आप क्या कीजिए कि बेसिक टू एडवांस एक ही साथ कवर कर लीजिए। तो हमने पहली पंचवर्षीय योजना से बात की और सीधे आ गई सिंचाई के सबसे एडवांस मेथड, फर्टिगेशन मेथड पर। तो ये हमने आपको, ये हर जगह आपको करना होगा, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, किसी भी विषय में पूरे सिलेबस को चैप्टर में बांटिए, फिर प्रत्येक चैप्टर को 8-10 सब टॉपिक में बांटिए, फिर प्रत्येक सब टॉपिक को बेसिक टू एडवांस पढ़ लीजिए, कंपटीशन निकल जाएगा। तो ये जो फर्टिगेशन है, ये दो शब्दों फर्टिलाइजर और इरिगेशन से मिलकर बना है। अपेक्षाकृत इस विधि में टपक विधि से सिंचाई करते समय पानी के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधे में पहुंचा दिया जाता है। सीधी बात समझ लो, फर्टिगेशन मेथड उसे कहते हैं कि जब ड्रिप इरिगेशन द्वारा क्या कर रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं पौधों को। लेकिन यदि ड्रिप इरिगेशन द्वारा जब आप पौधों को पानी पहुंचा रहे हैं तो पानी में अगर आपने फर्टिलाइजर घोल दिया, पानी में अगर आपने कीटनाशक घोल दिया, यानी जिस टंकी से पाइप निकाल करके आप खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं, उसी टंकी में आपने फर्टिलाइजर घोल दिया, उसी टंकी में आपने केमिकल घोल दिया, तो पानी के साथ केमिकल का भी छिड़काव कर लिए, फर्टिलाइजर का भी छिड़काव कर लिए, तो इसी विधि को फर्टिगेशन मेथड कहते हैं। अब इसे सिंचाई के साथ साथ उर्वरक डालने का भी सबसे आधुनिक मेथड कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस विधि में उर्वरकों को कम मात्रा में कम अंतराल पर समय समय पर पहुंचाया जा सकता है। इससे उर्वरकों का अपव्यय नहीं होता है, यानी कम उर्वरक देने पड़ेंगे। साथ साथ हमारे यहाँ जो उर्वरक डालने की विधि है, किसान आमतौर पर हाथ से उर्वरक डालता है, तो प्रत्येक पौधे को उतना उर्वरक नहीं मिलता है जितना उसे चाहिए। कहीं ज्यादा मिल जाएगा तो वहां जल जाएगा पौधा, कहीं कम मिल जाएगा। इससे हर खेत को, हर पौधे को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिलता है, तो उत्पादकता बढ़ती है। एवं जब हम उर्वरकों का बैलेंस यूज करते हैं, उतना ही उर्वरक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं जितना पौधे उपयोग कर रहे हैं, तो मिट्टी में एक्स्ट्रा उर्वरक केमिकल नहीं बच रहे हैं। जब मिट्टी में एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं बच रहे हैं तो इससे मिट्टी की जैव विविधता भी सुरक्षित रह रही है और ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा, जैसा कि हमने पहले आपको समझाया। क्लियर हो गया? यह फायदा है। सामान्यतः देखा गया है कि फर्टिगेशन विधि में पहले तरल उर्वरकों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब सॉलिड और तरल कोई भी उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी में आसानी से गल जाते हैं, सिंचाई हो जाती है। अब इतनी भी विशेषताएं हैं, यानी स्प्रिंकल मेथड की इतनी भी विशेषताएं हैं। समझ में आ गई बात? ड्रिप इरिगेशन की, ड्रॉप इरिगेशन की इतनी विशेषताएं हैं। तो जब इतनी विशेषताएं, तो भारत सरकार आगे बढ़ाएगी। इसीलिए भारत सरकार ने एक मिशन शुरू किया 2010 में ही, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन। और 2010 में जो मिशन शुरू किया गया, उसी मिशन में कहा गया कि हम ऐसी सिंचाई तकनीकी को आगे बढ़ाएंगे जिससे पानी के इस्तेमाल में बेहतर दक्षता प्राप्त की जाए, फसल की उत्पादकता बढ़ाई जाए, किसानों की आय वृद्धि की जाए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसको बढ़ाया जाए, तिलहनों का उत्पादन बढ़ेगा, दालों का उत्पादन बढ़ाया जाए, मक्का के उत्पादन, इन सबके उत्पादन के लिए जितनी योजनाएं हैं सब में माइक्रो इरिगेशन को शामिल कर दिया जाए। कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कपास और प्रौद्योगिकी मिशन है उसमें माइक्रो इरिगेशन को शामिल कर लिया जाए, ताकि देश का टोटल प्रोडक्शन बढ़े। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने 2010 में भारत में जो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन है उससे माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन की शुरुआत। ठीक, ये कहानी रही 2010 की। अब सवाल हुआ पैसा कहां से आएगा? ठीक, तो इस माइक्रो इरिगेशन को देश में बढ़ावा देने के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड भारत सरकार ने बनाया, सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया। ठीक, और इसी नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन को 2015 में ला दिया गया, बदल दिया गया, और इसी के तहत एक योजना लाई गई जिसे कहा गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यानी 2010 में माइक्रो इरिगेशन मिशन चलाया जाता है और उसी माइक्रो इरिगेशन मिशन के तहत 2015 में मोदी सरकार लेकर आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत देश में तेजी से ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल एजुकेशन को आज बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से बार बार यूपीएससी सवाल उठा रही है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कहा गया कि जब देश में इस योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन को आगे बढ़ाना है तो एक फंड चाहिए जो पैसा खर्च होगा। तो नाबार्ड, आप लोग जानते हैं, भारत में ग्रामीण विकास से और कृषि डेवलपमेंट से
जो भी फंडिंग की जाती है किसके थ्रू की जाती है? नाबार्ड के थ्रू की जाती है। तो नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए की एक राशि दे दी गई सरकार ने नाबार्ड को, और नाबार्ड को कहा कि ये जो माइक्रो इरिगेशन फंड है, सूक्ष्म सिंचाई कोष है, इसका मैनेजमेंट नाबार्ड ही करेगा, क्योंकि भारत में कृषि से संबंधित जितने फंड होते हैं सबकी फंडिंग कौन करता है? नाबार्ड करता है, पहली बात। और ये जो 5,000 करोड़ रुपए दिए गए, 2,000 करोड़ रुपए 2018-19 के लिए दिए गए थे, 3,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 2019-20 के दौरान किया गया है। नया पैसा फिर सेक्शन होने वाला है। ठीक, अब इसमें कैसे करेगा? तो सरकार कह रही है कि राज्य सरकारों से कह रही है कि राज्य सरकारें ड्रिप इरिगेशन को आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि सिंचाई राज्य का मामला है। तो राज्य सरकारें ड्रिप इरिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेंगी, लोगों को लोन देंगी, और राज्य सरकारों को लोन कौन देगा? नाबार्ड देगा। यानी नाबार्ड पैसा देगा राज्य सरकारों को, कर्ज के रूप में देगा, और राज्य सरकारें अन्य लोगों को कर्ज के रूप में वो पैसा देगी। अब नाबार्ड ने कहा है कि 5 साल में पैसे को वापस करना है, लेकिन हम 2 साल छूट देते हैं, यानी 7 साल में राज्य सरकारें हमारे पैसे का धीरे धीरे वापस कर देंगी। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गई। एवं ये भी कहा गया है कि ड्रिप इरिगेशन में भी अगर कोई भारत का युवा है जो कोई इनोवेशन लेकर के आता है, नवोन्मेष लेकर के आता है, कोई नई तकनीकी लेकर आता है, तो उसके तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए भी पैसा इस माइक्रो इरिगेशन फंड से नाबार्ड दे देगा। क्लियर हो गई बात? किसी को समझ सा इस सूक्ष्म सिंचाई कोष में? अब आगे की बात, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बार बार हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो अब देखो पूरे के पूरे ड्रिप इरिगेशन को, जो स्प्रिंकल इरिगेशन है, जो ड्रिप इरिगेशन है, सब कुछ किस योजना के तहत संचालित हो रहा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। तो 2 लाइन में इसके बारे में भी जान लो। 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई गई, ठीक, और 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि पूरे देश में जो इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने आंकड़े से क्या बताया था, पंजाब में बहुत ज्यादा हो गया है, वहीं बिहार में बहुत कम हुआ है। तो देश में एक समस्या है कि इरिगेशन के मामले में एक रूपता नहीं है, निवेश के मामले में एक रूपता नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि पहले तो इरिगेशन इन्वेस्टमेंट में एक रूपता लाना, हर खेत को पानी पहुंचाना, यानी हर खेत को पानी पहुंचाना, साथ साथ कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, यानी ज्यादा से ज्यादा बंजर भूमि, यो भूमि जहां पानी के अभाव कारण खेती नहीं हो पा रही, उसका विस्तार करना, पानी की इसके अलावा पानी का इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ा देना, ताकि पानी की बर्बादी को रोका जाए, एवं पानी की बर्बादी को रोका जाए, एक एक बूंद का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए इस योजना का उद्देश्य रखा गया कि एक साथ इस योजना का उद्देश्य है जहां हर खेत को पानी, वहीं दूसरा उद्देश्य है हर बूंद पानी का इस्तेमाल। इसीलिए नारा भी दिया गया, पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप, हर बूंद के साथ अधिक फसल। ये प्रधानमंत्री ने इस सिंचाई योजना के तहत नारा दिया। तो ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब मुख्य परीक्षा का एक सवाल है जो हम हर टॉपिक में करते हैं, आप लोग तो अभ्यस्त हो गए होंगे। तो मुख्य परीक्षा का एक सवाल है कि सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु सरकार के प्रयास और बाधाओं पर चर्चा करते हुए इसकी अनुपस्थिति में कृषि और किसान को होने वाले नुकसान पर उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो सिंचाई की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना है, चर्चा आंकड़ों के हिसाब से करना है कि 1950 से लेकर के अब तक 5 गुना सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, फिर भी भारत में 46% ही इरिगेटेड एरिया है, 54% भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है, और इसीलिए भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ, यानी किसान खेतों में श्रम कर रहा है मानसून की भरोसे। अतः भारत सरकार इस मुहावरे को तोड़ना चाहती है, और साथ साथ इस देश को अगर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो इस बढ़ती जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन बढ़ाना होगा। तो इसके लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करनी होगी। तो क्या क्या प्रयास है हमने पूरा आपको विस्तार से बताया, शुरू से लेकर लघु मध्यम सब पर होते हुए। फोकस जो इस आंसर का करना होगा वो क्या करना होगा आपको? ड्रिप इरिगेशन पर करना होगा, स्प्रिंकल इरिगेशन पर करना होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जिक्र करना होगा, ठीक, सूक्ष्म सिंचाई कोष, माइक्रो इरिगेशन फंड का जिक्र करना होगा, सारी बातें करना होगा। एवं सिंचाई के क्षेत्र में जो बाधाएं हैं, कहां कहां किस तकनीकी में, उसका जिक्र करना होगा। कृषि और किसान को नुकसान क्या होता है, और जब हम सिंचाई कर देंगे तो फायदे क्या होंगे, जो हमने मिहिर शाह कमेटी की रिपोर्ट बताई उसका जिक्र जरूर कीजिएगा।
अभी आपको समझाया ना मीर शाह कमेटी, उसका जिक्र करिएगा। कैसे कैसे पानी की बर्बादी से हमारे एक तरफ पानी भी बर्बाद हो रहा है तो दूसरी तरफ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कमजोर हो रही है। इन सबको बताते हुए एक सकारात्मकता से भरा उत्तर लिखिएगा और इसमें बताइएगा कि 2022 की न्यू इंडिया में जो हमारा किसान खेत में खड़ा होगा वो मौसम की दया पर नहीं खड़ा होगा, मौसम के साथ जुआ नहीं खेलेगा। सरकार तकनीकी का विस्तार करके खेत तक पानी ले जा रही है और पानी ही नहीं ले जा रही है, हर बूंद का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित करना को हर बूंद का अधिकतम इस्तेमाल भी सुनिश्चित कर रही है। तो ये आपका इरिगेशन टॉपिक खत्म। क्लियर हो गए? इसमें हमने फैक्ट, कॉन्सेप्ट, प्री, मेन, बेसिक, एडवांस सब कुछ बता दिया। इरिगेशन पर इसके बाद अब कुछ नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अनअकैडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, हमारा रेफरल कोड लोकेश 1 इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।